हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पाठशाला फॉर यू पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की जो फर्स्ट यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, आज उससे शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी मतलब भूगोल। इसके दो पार्ट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। थर्ड हम इसमें कराएंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले कराई जाएगी। इसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड जियोमॉर्फोलॉजी, थर्ड ओशियोनोलॉजी, फोर्थ कॉस्मोलॉजी, फिफ्थ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिक्स्थ बायोज्योग्राफी। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में भी हम इन्हीं यूनिटों को पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायोज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें वेदर मींस मौसम। मौसम क्या होता है? इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर एंड प्रेशर। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन वेदर कहलाएगा, मतलब मौसम कहलाएगा। सेकंड टर्म आती है सीजन मतलब ऋतु की। साइक्लिक चेंज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में होने वाला चक्रीय परिवर्तन जो होगा वो सीजन ऋतु कहलाएगा। बाद थर्ड डेफिनेशन है जलवायु मतलब क्लाइमेट। 30 to 35 ईयर्स एवरेज चेंज ऑफ वेदर एंड सीजन। मौसम और ऋतु में 30 से 35 साल में होने वाला औसत परिवर्तन जो होगा वो क्लाइमेट मतलब जलवायु कहलाएगा। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है आपका एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है, चलिए डेफिनेशन से जानते हैं। सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन। गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब इसमें पॉइंट आता है ओरिजन मतलब वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। 99% पार्ट है एटमॉस्फेयर का वो बना हुआ है डीगैसिंग प्रोसेस मतलब गैसीय प्रक्रियाओं से 99% पार्ट एटमॉस्फेयर का बना हुआ है। इनिशियली अर्थ टेम्परेचर वेरी हाई मतलब प्रारंभ में पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत अधिक था। उसके बाद टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज हुआ और अर्थ सिकुड़ना चालू हो गई। टेम्परेचर में गिरावट के कारण वोल्केनिज्म हुआ। वोल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखी गिर रहा है। इसके इसके द्वारा हुआ क्या था? सबसे पहला काम था हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो गया। उसके बाद CO2, CO, वाटर वेपर्स ये बने थे। सेकंड थर्ड था नाइट्रोजन का निर्माण हुआ। फोर्थ था O2 फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। और वोल्केनिज्म होने पर हुआ क्या क्या था? वाटर वेपर कम्स आउट जलवाष्प बाहर आने लगी। CO2 गैस आउट, CO2 बाहर आ गई। ऑल फॉर्म्ड अबाउट 3.8 बिलियन ईयर एगो। ये जो सभी हुआ था ये लगभग 3.8 मिलियन ईयर एगो, 3.8 बिलियन साल पहले लगभग ये सभी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी। इसके बाद है जब टेम्परेचर कम हुआ तो तब कंडेंसेशन मतलब संघनन प्रक्रिया हुई। जब संघनन प्रक्रिया होती है तो वाटर वेपर जो होते हैं वो क्लाउड का निर्माण कर लेते हैं। और जब क्लाउड का निर्माण हुआ तब रेनफॉल हुई। रेनफॉल मतलब वर्षा। तो वर्षा का जो पानी था वो क्रेटर में इकट्ठा होता गया और इसी से समुद्रों का निर्माण हुआ। क्रेटर क्या होते हैं? माउथ ऑफ वोल्केनो। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल का संगठन। फर्स्ट है वाटर वेपर्स, सेकंड गैस, थर्ड डस्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें गैसेस। फर्स्ट है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो 78.1% है। ये लगभग 128 किलोमीटर हाइट तक पाई जाती है। इसके बाद है रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन में हम क्या ग्रहण करते हैं और क्या बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन 78.1%, 78.1%, इसमें कोई चेंज नहीं होता।
ऑक्सीजन हम यहाँ पर 20.9% यूज़ करते हैं और 16% छोड़ते हैं, मतलब जो कि 4.9% है वो अप्रोक्स हमारे जो ब्लड है, खून है, उस खून में मिल जाती है। CO2 हम 0.03% ग्रहण करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 3.4% CO2 हम छोड़ते हैं श्वसन के दौरान। उसके बाद है डोंट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। जो ये नाइट्रोजन गैस है श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती। इसके बाद पॉइंट है नाइट्रोजन गैस फील। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फील कराती है, एयर प्रेशर वायु दाब का अनुभव होता है नाइट्रोजन गैस के कारण। थर्ड पॉइंट है इट कंट्रोल फायर। आग को नियंत्रित करती है और ज़्यादा फैलने से रोकती है। उसके बाद सेकंड गैस आती है हमारी ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में 20.9% है। फाउंड अप टू 64 किलोमीटर, लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। डिक्रीजेस 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के बाद कम होना शुरू हो जाती है। मतलब जब जब हम ऊपर चलते चलेंगे तो 18 किलोमीटर के बाद ये धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड है पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया में भाग लेती है। श्वसन क्रिया में भाग क्यों लेती है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होने पर हमें एनर्जी प्राप्त होती है ATP की टर्म्स में। ये आग जलाने में आवश्यक है। नेक्स्ट है गैस ऑफ लाइफ, जीवन रक्षक गैस है। इसके बाद हमारी गैस आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस है, 0.03% एटमॉस्फेयर में है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। थर्ड है हाईली एक्टिव गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, अत्यधिक सक्रिय होती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। मतलब CO2 ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जानी जाती है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू वाटर वेपर्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वाटर वेपर्स के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है CO2 इज हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हाईली एक्टिव मानी जाती है। इसके बाद है आर्गन, जो कि एटमॉस्फेयर में 0.94% है। ये इनर्ट गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस है। इसके बाद है O3 ओजोन, जो कि एटमॉस्फेयर में 0.0000001% है। फिर आते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स मतलब पानी के कण। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे उदाहरण है ये रहा, ये कोई भी तालाब है, ये सूर्य है। सूर्य से जब ये किरणें तालाब पर पड़ेंगी, मतलब उसके पानी पर जब पड़ेंगी तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। ये वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होगा क्या? जो वो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसके बाद है टेम्परेचर ज़्यादा तो वाटर वेपर ज़्यादा। ऐसा कब होगा? इक्वेटर की कंडीशन पर 3 to 4% होगा ये। फिर है टेम्परेचर कम तो वाटर वेपर कम। ऐसा कब होगा? पोल्स पर 1 से 2%। टेम्परेचर ज़्यादा तब वेपराइजेशन होगा, टेम्परेचर कम तब कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने पर जो वाटर वेपर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉप्स में, और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने के बाद ये बादलों का निर्माण करेंगे, और जब वो बादल पूरी तरह से भर जाएंगे बूंदों से तो वो ज़मीन पर टपकना शुरू कर देंगे, यानी कि रेनफॉल कराएंगे। वाटर वेपर वाटर वेपर जब कंडेंस होगा तो क्लाउड का निर्माण करेगा, मतलब जब जलवाष्प संघनित होगा तो वो बादल बनाएगा। यदि वाटर वेपर ज़्यादा हैं तो क्लाउड भी ज़्यादा बनेंगे और रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। ये केवल इक्वेटर पर घटित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर कॉल्ड ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। एक्स्ट्रा सूर्य के प्रकाश को आने नहीं देते और पृथ्वी से ऊर्जा जाने नहीं देते। मतलब जो बादल हैं जब वो
वाटर ड्रॉप्स क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो वो क्लाउड है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं आने देगी, और जो पृथ्वी से ऊर्जा जाने वाली है उसे जाने नहीं देगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है वाटर वेपर्स कॉल्ड ब्लैंकेट ऑफ अर्थ ड्यू टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ पृथ्वी। जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी का तापमान बनाए रखता है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल, मतलब धूलकण। वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर। वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर मतलब आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करते हैं। डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर्स अट्रैक्ट करते हैं। जलवाष्प के कणों को धूलकण आकर्षित करते हैं। जलवाष्प के कणों को धूलकण आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? प्रोवाइड ए मीडियम, हवा में रहने के लिए माध्यम उपलब्ध कराते हैं। दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, ये सूर्य के प्रकाश में परावर्तन करते हैं। दे स्कैटरिंग सनलाइट, ये सूर्य के प्रकाश में फैलते हैं। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल लाइट इज डन वी सेल द ऑब्जेक्ट एज शाइनी। प्रकाश के फैलने के कारण जो धूल कणों पर प्रकाश पड़ने से वह फैलता है और हमें वस्तुएं चमकीली दिखाई देती हैं। इसके बाद टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की संरचना कैसी है। सबसे पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे है सौरमंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। थर्ड है मीजोस्फेयर मध्यमंडल। फोर्थ है आयनोस्फेयर आयनमंडल। फिफ्थ है एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रोपोस्फेयर से, मतलब सौरमंडल से। धन्यवाद।